आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो हेलो। हेलो हेलो। 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 हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चले बेटा। यस सर। चलो बेटा, क्या हो गया, नींद में हो? नो सर। सर खाना किस खा वजह लिया से? मैंने अभी 6:30 बजे के आसपास। क्या बात है, अब नहीं खाओगे? नहीं। अब नहीं अब खाना तुमको 4 बजे खाना? उठेंगे। 4 बजे उठोगे बेटा, क्या बात है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो तुम, वेरी गुड बच्चा। यस सर। यार मेरी नींद तो ऐसी हो रही है, किसी दिन तो मैं 2 बजे उठ जाता हूँ, 11 बजे सो के। यस सर। पता नहीं क्या ही हो रहा है। किसी दिन किसी दिन मेरी आँख खुलती है। जैसा मैं कल उठ गया था, मैं 2 बजे। अब 2 बजे से फिर मैं अगले दिन सोया था रात को 11 बजे। और पूरा दिन काम भी था। फिर रात में सो गया था 11 बजे, सुबह उठा मैं 7:30 बजे। रात नींद ज्यादा ले ली मैंने, कोई बात नहीं। शरीर तो रिलैक्स हो गया। चले बेटा। यस सर। टीसू कल्चर समझ में आ गया था क्या बेटा, टीसू कल्चर? यस सर। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि बेटा, प्लांट की एक सेल से पूरा का पूरा न्यू प्लांट बनाना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। संक्षेप बोलना है। यस सर। एक मिनट सर, मैं संक्षेप अब बोलो हाँ है ना यार। फ्लक्चुएट हो रहा है आई थिंक इंटरनेट। हेलो। क्या हो? मेरा तो नहीं हो रहा। हाँ बेटा, मेरा भी होता लेकिन माइक्रो सेकंड के लिए होता। कोई बात नहीं, अब तो ठीक आ रही है आवाज। कहाँ गया? बेटा जी। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर कट कट के आ रही है। हेलो। एक मिनट, मैं एक सेकंड ऑन बेटा। करके ऑफ कर रहा। हम्म। हेलो। जिंदगी बेहाल है, ना सुर है ना ताल है, क्या बात है। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। क्या बेटा, मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। चलो बेटा, अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बताना स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? कहाँ है स्क्रीन? ये रही स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। चलो। तो बेटा, टिश्यू कल्चर होता क्या है? टिश्यू कल्चर होता है कि प्लांट की एक सेल से पूरा का पूरा नया प्लांट बनाना। डेट्स कॉल्ड टिश्यू कल्चर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और जिस सेल से आपने नया का नया प्लांट बनाया है, उसको बोलते हैं बेटा टोटी पोटेंट सेल, या टोटी पोटेंसी होती है उस सेल के पास में। समझ पा रहे हो क्या? स्टेम सेल भी बोल सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है बेटा। और जिस प्लांट की सेल ली है, उस प्लांट को बोलते हैं एक्स प्लांट। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर यस है? सर। बेटा, जब आप टिश्यू कल्चर की हेल्प से मल्टीपल प्लांट बना देते हो, आपने एक प्लांट से मान लो 20 सेल ले ली, तो बेटा 20 प्लांट बना दिया आपने एक ही बार में। बोलो हाँ ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस तो सर। बेटा, जब आप बहुत सारे प्लांट बनाते हो टिश्यू कल्चर की हेल्प से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। समझ पा रहे हो क्या? समझ में आ गया? यस सर। माइक्रो प्रोपोगेशन।
अब बेटा एक बात बताओ, मेरे को खुद सोच के बताना। आपने प्लांट की एक सेल ली, उससे नया प्लांट बना दिया, उसमें कहीं पे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह कराया है या नहीं कराया? नहीं करा है। तो बेटा क्या वेरिएशन मतलब डीएनए में चेंज आने की कुछ संभावना है या नहीं है? नो सर। तो जेनेटिकली सिमिलर होगा या जेनेटिकली थोड़ा अलग होगा प्लांट जो नया बनेगा पहले वाले से? जेनेटिकली डिफरेंट। हाँ बेटा, जेनेटिकली डिफरेंट तब होता है जब डीएनए में चेंज आता है, समझ पा रहे हो क्या? तो यस क्या सर। यहाँ पे डीएनए में चेंज आया क्या जब आपने टिश्यू कल्चर लिया? बेटा टिश्यू कल्चर में आपने क्या किया, ये प्लांट था, इसकी एक सेल ली, इस सेल से हूबहू एक ऐसा ही प्लांट बना दिया, समझ पा रहे हो क्या? क्या इसका, इस प्लांट का डीएनए इस प्लांट का डीएनए सेम होगा या अलग अलग होगा? हेलो। बोलो बेटा। सेम होगा। सेम होगा, तो जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों प्लांट के बीच में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा यहाँ पे लिख रहा है, अब मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन। बेटा जितने भी आपने माइक्रो प्रोपोगेशन में प्लांट बनाए हैं वे सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे किस प्लांट से, जिस प्लांट के आपने सेल लेके ये बनाए हैं, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। दैट इज दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल वालों को बोलते हैं बेटा सोमा क्लोन्स, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। लैग आ रहा है यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है ऐसे तो पढ़ाने में। अब तो सही है यार, जब सही चल रहा है मेरी साइड तो, पहले यार दूसरी टाइम पे था थोड़ा बहुत, अब तो सही है बिल्कुल। अब तो नहीं आती है, देखना बेटा, अब सही देखना, मेरी आवाज सही से आ रही है ना? यस सर। तो ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। ये कहने का क्या मतलब है, जो भी आपने माइक्रो प्रोपोगेशन में बेटा बहुत सारे प्लांट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, तो वो जो माइक्रो प्रोपोगेशन में आपने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं, उन सारे के सारे प्लांट का जो जीन होगा, मतलब जो डीएनए होगा, वो बिल्कुल सेम होगा जिस प्लांट से आपने वो सेल लेके तैयार किए हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसलिए उसने बोला कि सारे के सारे प्लांट क्या हो गए, जेनेटिकली आइडेंटिकल, समझ पा रहे हो क्या? दैट इज दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। तो सोमा क्लोन्स किनको बोलते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा? सोमा क्लोन्स बोलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Many important food plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on commercial scale using this method. तो with the help of micropropagation banana, apple, टोमेटो वगैरह को आप प्रोड्यूस कर रहे हो कमर्शियली, मतलब बेचने बेचने के लिए, समझ पा रहे हो? यस सर। ट्राई टू विजिट ए टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विद योर टीचर। बेटा हमारी औकात नहीं है अभी ले जाने की, किसी और टीचर के साथ जा, टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, सर एनसीईआरटी आप, ये सब भी देता रहता है ना बीच हाँ बीच में। ठीक है। हाँ लेकिन बेटा एनसीईआरटी फंडिंग नहीं दे रहा ना ले जाने की, ले जाने में पैसा लगेगा ना। यस सर। अब अब एनसीईआरटी स्पॉन्सर कर दे तो मजा आ जाए बेटा, फिर तो हम तुमको कहीं पे भी लेके चले, चलो बेटा यस ठीक है। सर। चलो जी, अब जरा ध्यान से देखो। अनदर important application of this method is the recovery of healthy plant। बेटा टिश्यू कल्चर की ना एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, एक तो हमने पढ़ ली माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर से, समझ पा रहे हो? दूसरी एप्लीकेशन होती है कि हम वायरस फ्री या डिसीज फ्री प्लांट बना सकते हैं टिश्यू कल्चर की हेल्प से, समझ पा रहे हो क्या? कैसे बताया था मैंने उस दिन भी, आज फिर सुन लो। मान लो बेटा ये प्लांट है, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है सर। बेटा, ये प्लांट है, ये इसकी जड़ बढ़ती, मान लो बेटा इसको इन्फेक्शन हो गया, समझ पा रहे हो क्या? और इन्फेक्शन के कुछ दिन बाद ये मर जाएगा, तो बेटा ऐसे तो बेटा हमारे पास में प्लांट खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। तो बेटा हमको तो ये प्लांट चाहिए, लेकिन तो हम क्या करेंगे बेटा, जो बिल्कुल टिप पे होता है उसको बोलते हैं बेटा एपाइकल मेरिस्टेम, समझ पा रहे हो क्या? जो टिप यस को सर। ऊपर की तरफ इलोंगेट कराता है, समझ पा रहे हो क्या? एपाइकल मेरिस्टेम, जो बेटा यहाँ पे ब्रांचेज जहाँ से निकल रही होती है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सिल पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है बेटा एक्सिलरी मेरिस्टेम, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे बिल्कुल रूट टिप पे होता है बेटा रूट मेरिस्टेम, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मतलब
मेरिस्टेम का मतलब जानते हो? मेरिस्टेम मतलब जो नई, बट ऐसे नहीं होता कि प्लांट में यहाँ नई सेल आनी शुरू हो जाएगी अपना, नहीं बेटा। प्लांट सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नई सेल को ऐड करता है, ठीक है ना। क्या तो बिल्कुल टिप पे करेगा वो, या वो ब्रांचेस पे करेगा, या वो बिल्कुल रूट पे करेगा, समझ पा रहे हो? ब्रांचेस पे यस सर, करेगा तो ब्रांचेस पे चलेगी, टिप पे करेगा तो टिप ऐसे ऊपर जाएगी, रूट पे करेगा तो रूट नीचे की तरफ जाएगी, समझ पा रहे हो? यस सर, बेटा जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इनमें कभी भी इन्फेक्शन नहीं आता है, भले ही पूरा प्लांट के अंदर इन्फेक्शन फैल जाए, लेकिन जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जहाँ पे कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल होती है, उनमें कभी भी क्या नहीं आता बेटा, बीमारी नहीं आती है, समझ पा रहे हो क्या? मतलब वे यस सर, डिसीज फ्री रहते हैं। तो बेटा अगर मैं एपाइकल मेरिस्टेम की एक सेल ले लूँ, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, इस सेल से विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर ये प्लांट बन जाएगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर, जो ये प्लांट बनेगा ये बेटा डिसीज फ्री बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? इसके अंदर डिसीज नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी मेरिस्टेम, चाहे बेटा आपकी इच्छा है, आप एक्सिलरी मेरिस्टेम से ले सकते हो, रूट से ले सकते हो, बेटा रूट से ले लो, आपकी इच्छा है, समझ पा रहे हो क्या? यहाँ से जो प्लांट बनेगा उसके अंदर कोई भी डिसीज नहीं होगी, जो कि एक्सप्लांट में, एक्सप्लांट कौन होगा? जिसकी सेल ली है, इसको एक्सप्लांट बोलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, तो जबकि एक्सप्लांट में बेटा क्या थी, बीमारी थी, लेकिन जो नया प्लांट बना है, न्यू प्लांट बना है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, तो अनदर important application of the method is the recovery of healthy plant from disease plant. डिसीज प्लांट से आप हेल्थी प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद ए वायरस, चाहे भले ही प्लांट किससे इन्फेक्ट हो रखा हो, वायरस से इन्फेक्ट हो रखा हो, द मेरिस्टेम दैट इज एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहा है, एक्सिलरी मेरिस्टेम की बात कर रहा है, समझ पा रहे हो? यस सर, इज फ्री ऑफ वायरस, यहाँ पे वायरस बेटा अटैक नहीं करता है एक्सिलरी और एपिकल मेरिस्टेम पे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, Then one can remove the meristem and grow it in vitro, मतलब वहां से मेरिस्टेम, मतलब वहां से सेल उठा लो, एक्सिलरी से उठा लो या एपाइकल से उठा लो, और उसको ग्रो करो इन विट्रो, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, इन विट्रो का मतलब होता है बेटा लैब के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, वहां से बेटा जो नया प्लांट बनेगा वो वायरस फ्री होगा, समझ पा रहे हो क्या? तो यस सर, साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर कैन, पोटैटो। साइंटिस्ट बेटा लगे पड़े हैं बनाना, पोटैटो, शुगर कैन का मेरिस्टेम को कल्चर करने के लिए, समझ रहे हो क्या? चलो यस सर, अब आते हैं नेक्स्ट पे। Scientists have even isolated single cell from plant and after digesting the cell wall have been able, लो बेटा यहाँ पे एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा देता हूँ आपको, छोटा सा टॉपिक है। देखो बेटा इसमें होता क्या है, जो एनसीईआरटी पढ़ाती है वही पढ़ा रहा हूँ जनरली। बेटा आप प्लांट की कोई भी सेल लोगे, प्लांट की सेल की एक ही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके ऊपर सेल वॉल होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, सेल वॉल होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बेटा सभी सेल के अंदर होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, ये चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको सभी सेल के अंदर मिलेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर, इसके इसके अंदर बेटा लिक्विड न्यूक्लियस वगैरह भरा पड़ा होता है, समझ पा रहे हो क्या? आप जरा ध्यान से देखो। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एंजाइम डालेंगे, सेलुलेज। क्या डालेंगे बेटा? सेलुलेज। क्योंकि हमको पता है प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेलुलोज की, तो उसके ऊपर क्या डाला बेटा हमने, सेलुलेज। सेलुलेज तो प्लांट की सेल वॉल लड़ जाएगी, क्या बोलो है ना? यस सर, तो सिर्फ क्या बचेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी बाहर, बोलो है ना? यस सर, उसके अंदर ये मटेरियल है, समझ पा रहे हो क्या? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म वगैरह या और ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, समझ पा रहे हो क्या? इसको अब हम बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लास्ट। अपनी जिंदगी में ध्यान रखना बेटा ये वर्ड, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेली होगी, समझ पा रहे हो क्या? ऑर्गेनेली मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस वगैरह सब होगा, समझ पा रहे हो क्या? अब इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर, मान लो ये हमने सेल बना लिए से, पोटैटो की सेल है,
ये क्या है बेटा, पोटैटो सेल, समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, एक और सेल थी मान लो हमारे पास में, दूसरे कलर से दिखा दो। ये ये सेल है, इसके ऊपर सेल वॉल है, समझ पा रहे हो? यस सर। और ये सेल मान लो किसकी है, टोमेटो की, समझ पा रहे हो? यस तो सर। इसके ऊपर आपने डाला बेटा कौन सा एंजाइम, सेलुलोज। क्योंकि सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेलुलोज की, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। और इसकी सेल के अंदर भी ये मटेरियल भरा पड़ा है। दूसरा पीला दियो भाई, डार्क वाला, मतलब साइटोप्लाज्म वगैरह, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखिए। अब जैसे आपने ये कर लिया, इसके बाद में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या बचेगा बेटा, ये मटेरियल बचेगा, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेली वगैरह, इतना तो जानते हो बेटा। यस सर। अब हमने क्या किया, ये पोटैटो की सेल उठाई और इधर ये टोमेटो की सेल उठाई, समझ पा रहे हो क्या? यस। टोमेटो सेल, इनको बेटा इनका जो अंदर का मटेरियल था एक जगह मिक्स करा दिया, मतलब जितना भी इसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई, ऑर्गेनेल सब भी था, उनको सबको एक जगह मिक्स करा दिया, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। ठीक। उसके बाद में जो एक नई सेल तैयार हुई उसको बोला बेटा पोमेटो की सेल। किसकी सेल बोला बेटा उसको, पोमेटो। क्योंकि ना अब वो पोटैटो रहा ना वो टोमेटो रहा, अब वो बन चुका है पोमेटो, समझ पा रहे होगा? यस सर। जो कि बहुत बड़ा फेलियर है, वो कुछ कर ही नहीं पाया जिंदगी में, समझ पा रहे होगा? तो हैं? हाँ बेटा, पोमेटो नाम की कोई सब्जी थोड़ा ना आती है अभी तक मार्केट में, क्या आती है? तो सर मतलब आती वो नहीं। बनाए क्यों? बेटा आप साइंटिस्ट बनोगे, आप 1,000 रिसर्च करोगे थोड़ा ना हर एक रिसर्च आपकी कामयाब हो जाएगी। यस सर। बहुत सारी चीज तो फेलियर में भी जाओगी है बेटा। यस सर। तो ये तो फेलियर है ऐसे। अरे क्या था, साइंटिस्ट को मन हुआ कि चलो आलू और टमाटर की सब्जी बना लेते। आलू टमाटर तो खाए होगे बेटा, आपने कभी खाए हैं? यस सर। नहीं तो नॉर्मल है यार, इंडियन फैमिली में आलू टमाटर तो सबसे ज्यादा बनते रहते हैं लोगों के पास में। पहले तो आलू टमाटर ही बना करते थे, अब तो बेटा 1,000 सब्जी आ गई। गाँव साइड जाओगे तो आलू टमाटर ही बनेगा। तो यस सर। साइंटिस्ट का मन हुआ चलो आलू टमाटर बनाते। अब साइंटिस्ट ने सोचा यार इधर आलू छीलने पड़ेंगे, इधर टमाटर छीलने पड़ेंगे। उन्होंने लगाया दिमाग कि अरे भाई आलू की सेल ले गया और टमाटर की सेल ले गया, एक जगह मिला दो दोनों को। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक जगह मिला दो दोनों को। एक जगह मिलने के बाद में एक नई सेल तैयार करेंगे और उस सेल से विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर पूरा प्लांट तैयार कर लेंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस। लेकिन उससे कुछ तैयार ही नहीं हो पाया बेटा, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि बेटा यस। डीएनए इंटरमिक्स नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक जगह मिला दिया है। जब तक डीएनए एक जगह इंटरमिक्स नहीं होगा बेटा, तब तक कोई नई कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट नहीं बना पाओगे, समझ पा रहे हो? यस सर। अब पढ़ लेते हैं बेटा इसको, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को। देखो बेटा, कहाँ है भाई हमारा कलर, ये रहा। Scientists have even isolated single cell from plant and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast, समझ पा रहे हो? तो उन्होंने क्या किया, प्लांट की सेल ली, प्लांट की सेल वॉल को हमने डाइजेस्ट करा दिया, किसके साथ में, सेलुलेज एंजाइम के साथ में। उसके बाद में जो आपको बचा हुआ हिस्सा रह जाएगा सेल का, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? यस सर। सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है, समझ पा रहे हो क्या? मतलब विदाउट सेल वॉल जो भी बचेगा वो पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं उसको, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, दो प्लांट की वेराइटी का प्रोटोप्लास्ट लेंगे, ईच हैविंग ए डिजायरेबल कैरेक्टर। दोनों के अंदर एक एक डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी तो इंटरमिक्स करेंगे बेटा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। उन दोनों को एक जगह मिक्स कर देंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, एक नया प्रोटोप्लास्ट मिलेगा, डेट्स कॉल्ड हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। उसको हम प्रोटोप्लास्ट को क्या करेंगे, मतलब सेल को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और उससे हमको एक नया प्लांट मिलेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड्स। ऐसे हाइब्रिड्स मतलब जिसमें दो सेल को हम एक जगह इंटरमिक्स कर लेते हैं, उनके अंदर का कंटेंट एक जगह मिक्स कर लेते हैं, ऐसे हाइब्रिड्स को हम बोलते हैं बेटा सोमेटिक हाइब्रिड्स, समझ पा रहे हो?
Yes, sir. while the process while the process is called somatic hybridization, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with that of potato। तो आपने प्रोटोप्लास्ट किसका? टोमेटो का फ्यूज कर दिया। फ्यूज मतलब मिला दिया किसके साथ में? पोटैटो के साथ में। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. एंड देन दे आर ग्रोन, फिर उनको आपने उगाया टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट, दो नया एक प्लांट बनाया, कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि टोमेटो और पोटैटो की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर मिक्स हो जाए। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Well, this has been achieved resulting in the formation of pomato। उससे जो मिला उसका नाम रख दिया बेटा क्या? पोमेटो। समझ पा रहे हो क्या? Yes, अब sir. देखो, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर कॉम्बिनेशन। अनफॉर्चुनेटली बेटा सारे डिजायर कॉम्बिनेशन उसके अंदर नहीं थे। समझ पा रहे हो क्या? और Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन, इसलिए बेटा उसको हम कमर्शियल यूटिलाइजेशन पे यूज नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर भी सारे टोमेटो और पोटैटो के कैरेक्टरिस्टिक नहीं थे। समझ पा रहे हो? ठीक है, Yes, sir. चले अब जरा ध्यान से। अब यहाँ से यहाँ तक ये बकवास करेगा थोड़ी। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। कोई अल्टरनेटिव पाथ हो तो बेटा इनको बता देना, ठीक है ना? चलो, Yes, sir. इज देयर ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट आर रिड्यूस। ठीक है ना बेटा? सिंपल बात है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन। मतलब बेटा जो हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं उससे बेटा एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंचता है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसी क्रॉप तैयार कर दे जिसके अंदर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज क्या हो? कम हो, तो बेटा उससे हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा और सोइल की नेचर भी खराब नहीं होगी। समझ पा रहे हो क्या? तो Yes, sir. उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करना शुरू कर दो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब जिनके डीएनए के अंदर हमने चेंज करके उनको ऐसा अपने अकॉर्डिंग क्या बना रखा है कि ये ड्रोट में कम पानी में सर्वाइव कर जाए, कम फर्टिलाइजर में यूज हो इसके अंदर। समझ पा रहे हो क्या? यील्ड ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो इसकी। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो। Plant, bacteria, fungi, and animal whose gene have been altered by manipulation are called genetically modified organisms। समझ पा रहे हो क्या? कौन होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? सो गए क्या बेटा? No, sir. जे दिमाग कहीं और चला गया क्या? No, sir. हम्म? नहीं सर, जा तो रहा है, कहाँ गया है बेटा बताओ? कहीं नहीं गया सर। अच्छा, चलो बेटा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिनके डीएनए में आपने चेंज कर दिया, मतलब उनके अंदर एलियन डीएनए डाल दिया है। दैट टाइप ऑफ यस सर। ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसमें बेटा बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, एनिमल कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो क्या? यस इतनी सर। बात है? अच्छा। genetically modified plant have been useful in many ways। genetically modified मॉडिफिकेशन है, जरा देखो बेटा। क्रॉप के केस में जो आपके बायोटेक्नोलॉजी से हमने एलियन डीएनए डाल के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रखे हैं वो हमको क्या क्या फायदा देते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। पहला फायदा इंपॉर्टेंट बेटा, मेड क्रॉप मोर टोलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, सोल्ट एंड हीट। ठीक है बेटा? जो यस आपका सर। प्लांट होगा उसके पे बेटा ठंडी, गर्मी, कम पानी, ज्यादा पानी का कोई असर नहीं पड़ने का। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। दूसरा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। मतलब आप ऐसी क्रॉप तैयार करोगे जिनके ऊपर बेटा इंसेक्ट्स वगैरह अटैक ही ना कर रहे हो। समझ पा रहे हो क्या? अभी देखना कैसे तैयार करेंगे। तो उसकी वजह से बेटा आपको आपका पेस्टिसाइड वगैरह यूज होना भी क्या हो जाएगा? कम, जिसकी वजह से आपका खर्चा भी क्या हो जाएगा? कम। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तीसरा, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। क्या होता है ना बेटा, जैसा गेहूं होता है, समझ पा रहे हो क्या? गेहूं तो देखे होंगे, गेहूं का खेत तो देखे होंगे बेटा। यस सर। तो जब गेहूं काट लेते हैं तो बहुत सारे गेहूं जब काटते हैं तो तभी झड़ जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? यस समझ? सर। तो बेटा वो तो किसान के लिए क्या है? लॉस ही है, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। मतलब जब आपकी फसल पक चुकी होती है उसके बाद में आपको जो लॉसेस होते हैं उनको भी रिड्यूस करना होता है।
ऐसे नहीं है कि गेहूं काटने गए, हल्का सा हाथ लगा और गेहूं झड़ गए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। गेहूं की बाली देखी है बेटा कभी? नहीं देखी होगी, हैं? नो सर। हाँ तो बेटा क्या होता है, जो गेहूं होता है, कभी गेहूं के खेत में जाना, चावल के खेत में चले जाना, ठीक है ना बेटा? सरसों के खेत में भी ऐसा होता है कि आप उनको हल्का सा छुओगे, हल्का सा ऐसे हिला देना, मतलब ऐसे उसको प्लांट को हल्का सा टच कर देना, हिला देना पकड़ के, तो उसमें से अपना आप गेहूं झड़ने लग जाता है जब गेहूं पूरा पक जाता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो बेटा हमको ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना है, ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना है जिसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या हो, कम हो, समझ पा रहे हो क्या? हाँ सॉरी, ऐसा प्लांट बनाना है जिसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या हो, कम हो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चौथा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। मतलब आपने जो बेटा आपके सोइल के अंदर जो मिनरल्स वगैरह है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो तो बेटा प्लांट सोइल से ही लेगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर। तो आपको ऐसा प्लांट तैयार करना है कि ना तो वो एकदम से सारे मिनरल खींच जाए, कि आपका जितने भी सोइल के अंदर मिनरल थे सारे को पी गया और फिर बैठा है, फिर मांगता बन रहा है कि डालो फर्टिलाइजर, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। ना ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल मिनरल्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसा हो कि एक रिक्विसाइट मिनिमम अमाउंट में वो बेटा मिनरल को एब्जॉर्ब करता रहे, ना तो मिनरल सारे खत्म हो, ना ही ऐसा है कि मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो आपको ऐसा प्लांट तैयार करना है कि जो धीरे 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 मिनरल्स को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन, एग्जॉशन होगा बेटा ये, और फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। मतलब कि सोइल की फर्टिलिटी क्या होता है ना बेटा, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, अगर आपने ग्रो कर दिए, ठीक है ना, गेहूं का ऐसा होता है कि अगर आपने गेहूं की फसल ग्रो कर दी ना जिस खेत में, उसके बाद में जो आप दूसरी फसल बोओगे उस खेत के अंदर, तो बेटा क्या होगा, आपकी दूसरी फसल फसल अच्छी नहीं होगी, समझ पा रहे हो क्या? ऐसे ही चावल में होता है, ठीक है ना? तो यस सर। जैसा चावल चावल का खेत है, चावल के खेत में अगर आप गन्ना बोओगे, कोई भी दूसरी फसल बोओगे, तो आपको केमिकल और फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो आपने वो फसल बोई है ना पहले वाली, गेहूँ या चावल, वो बेटा क्या करते हैं, सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देती है, समझ पा रहे हो क्या? उसमें से यस सारे सर। मिनरल न्यूट्रिएंट खुद एब्जॉर्ब कर देती है, समझ पा रहे हो क्या? जबकि अगर आपने सरसों बो रखी है और सरसों के बाद में कोई दूसरी फसल बोई है, तो बेटा आपका दूसरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि सरसों क्या करती है, फर्टिलिटी ज़्यादा खराब नहीं करती है, समझ पा रहे हो क्या? यस चलो, सर। इतना किसान बन जाओगे, मोर देन सफिशिएंट। सर ये ज्यादा वो लग रहा क्या? है, एसएसटी या फिर ज्योग्राफी, जीएससी वो हाँ जो होता था वो सब ज्यादा लग रहा है ये वाला चैप्टर। हाँ बेटा, ये उसकी एप्लीकेशन ही है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, दिमाग वहां पे लगा लिया, यहाँ पे तो बस पढ़ना है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज कहाँ कहाँ करी है दुनिया में, समझ पा रहे हो? यस सर। इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। बेटा आप ऐसा प्लांट तैयार करो जिसके अंदर विटामिन ए इनरिच जीन डाल दो, जो कि हमने गोल्डन राइस में डाल रखी है, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर। तो आपका जो प्लांट है, जो आपको राइस मिलेगा, उसके अंदर ऑलरेडी विटामिन ए मिलना शुरू हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और यहाँ से ये पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन वाला। मैं सांस ले लूँ यार, बायो पढ़ाने में ना सांस बड़ी चढ़ जाती है। फिर मैं पढ़ाऊंगा इंसुलिन, सीधा, मजा आया आपको। सर लेकिन ये बहुत बोरिंग चैप्टर है। कोई बात नहीं बेटा, हर एक चीज झेलनी पड़ेगी दुनिया में, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस सर। कल तो और भी बोरिंग चीजें आएगी। हैं? तो हाँ, कल क्या है? कल बेटा इसमें दुनिया ने क्या क्या ड्रामे किए वो आएंगे। दुनिया तो ना घुसाएगी अपनी कहीं ना कहीं पे। एथिकल इश्यूज भी आ, अरे नहीं। हाँ बेटा, वही तो है, इथिकल इश्यूज में दुनिया क्या क्या ड्रामे कर रही है, वही आएगा। वो इसमें मोरली क्या गलत है? हाँ। बायोटेक्नोलॉजी। हम्म। दुनिया इससे के क्वेश्चन सेंटिमेंट। भी आया है एथिकल इशू वगैरह से? देखो बेटा, नहीं, इथिकल इशू से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा,
क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता देता हूँ आपको कहाँ से आएगा। यहाँ से आएगा, ठीक है। और जितना हमने अभी तक पढ़ा उसमें से ना के बराबर चांस है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यस सर। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मैंने वो तुमको बता दूंगा। एक तो बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन और इंसुलिन पढ़ेंगे आज बस। यस। और दोनों को बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने यस सर। का। और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता इस चैप्टर में। हम एथिकल इसी में तो क्या ही पूछेंगे तुमसे, कोई कुछ नहीं पूछता। हम 2 चीज पूछ जाती है उसमें से, बायो पायरेशन, बायो एक और टर्म होती है बेटा बायो पेटेंट। ये 2 टर्म पूछी जाती है यस मोस्टली। तो वैसे सिलेबस देखना भूल गए हम लोग। सिलेबस भी देख लेना बेटा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद में बायो के 3 चैप्टर हो जाएंगे ना हमारे। यस सर। 1 महीने में अप्रोक्स 3 चैप्टर से ज्यादा खींच लेंगे। यस सर। 3 तो कर ही दिए, चलो 3 हो गए 1 महीने में, सही है। 14 तारीख तक 2 और हो जाए तो 5 हो जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है फिर हमारी। यस सर। सर कौन से चैप्टर वो 14 दिन के लिए छोड़ने का सोच रहे हैं आप? कौन कौन से थे मेरे पास में? एवोल्यूशन और जेनेटिक्स तो मैं अभी करा दूंगा, तो इसके बाद मैं जेनेटिक्स शुरू कराऊंगा, ठीक है ना। यस सर। जेनेटिक्स हो जाएगी, उसके बाद में इवोल्यूशन हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो गए। और कौन सा चैप्टर बचा? अच्छा हाँ, 14 दिन में तो वो तो एक 2 दिन के चैप्टर है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 दिन का है मुश्किल से, ठीक है। यस सर। और आपके डिसीज वाला चैप्टर 2 दिन का है मुश्किल से, बस। यस। 14 दिन में तो तुम अपना रिवाइज करना। मैं तो 3 दिन में जितना मैंने पढ़ा है मैं 4 दिन में रिवाइज करा दूंगा तुम्हारा नेक्स्ट मैक्स। यस सर। उसके बाद में तुम अपने वो जो 5 6 चैप्टर ना यस देना सर। उनके। तुम्हारे स्ट्रेस ले ले बेटा मैंने भी बहुत ज्यादा, वरना इस टाइम पे मैं लेता नहीं, किसी बच्चे को पकड़ता ही नहीं मैं। क्योंकि इस टाइम पे ऐसे पैसे तो मिलते हैं मोटे मोटे लोगों से, पर बेटा मैं बहुत कम, रेयर चांस होता है कि मैं पकड़ता हूँ। साला पूरे साल का बिगड़ा हुआ बच्चा इसी टाइम पे भारी पड़ता है फिर। यस सर। वो पूरे साल तो मजे करेगा, फिर लास्ट में अरे सर मैं और ये तो बायो तो बेटा ऐसी चीज है, ठीक है रटवा देंगे चटवा देंगे कैसे भी करेंगे। अगर फिजिक्स होती, हाँ हाँ हाँ, बल्ले बल्ले, यस सर। फिर तो नहीं पाता बेटा। क्या होता है ना बेटा, फिजिक्स देखो समझाने का काम मेरा है, समझा तो मैं बच्चे को देते हैं, बट मेरे को भी पता है ना कि फिजिक्स के अंदर रिटेंटिविटी नहीं रह पाती लास्ट मोमेंट पे। अगर तुम लास्ट मोमेंट पे 10 चैप्टर करोगे तो 10 में से 1 या 2 की रिटेंटिविटी रह पाएगी। फिजिक्स इज जस्ट लाइक कि आपने पहले कितनी मेहनत करी है इस चीज में, समझ रहे हो। यस सर। चलो, अब चलो बेटा आ जाओ। इन एडिशन टू, देखो ये बेसिलस जेनेसिस का मैं बता देता हूँ पहले, फिर ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे। देखो बेटा, जो कॉटन है ना, कॉटन का बेटा प्लांट होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। इसको बेटा जो इंसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं इंसेक्ट्स, उसकी जो पैदावार मतलब यील्ड होती है, YIELD, उसको डिक्रीज कर देते हैं, समझ पा रहे हो? क्योंकि उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। यील्ड मतलब ऐसे बेटा, ये जो ये नहीं होते क्या बोलते हैं, कौन से बताऊं, अरे ये इंसेक्ट्स जो तुमने देखे होंगे थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, खेतों में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। मच्छर मक्खी मान लो, ठीक है ना, मच्छर मक्खी भी बीटल्स वगैरह तो जानते होंगे, समझ रहे हो। यस सर। तो वे प्लांट के फूलों के ऊपर अटैक करते हैं, उनका रस चूस लेती है। तो अगर बेटा फूल ही अच्छे से नहीं खिलेंगे, फूल ही नहीं खिलेंगे, तो बेटा फूल से ही क्या बनता है अल्टीमेट,
आपका जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो, जब कॉटन वगैरह जो भी बाद में प्रोड्यूस होगी वो फूल से डेवलप होती है, समझ पा रहे हो क्या? इतना तो बात क्लियर है ना? यस तो सर। अगर आप उनके फूल को ही खत्म करना शुरू कर दोगे, उनके ऊपर बीटल्स वगैरह का अटैक करना शुरू हो जाएगा, मॉस्किटोज वगैरह या इंसेक्ट में, ये बेटा इंसेक्ट में सब आएंगे। इंसेक्ट, अरे वो मेरे यहाँ टिड्डा जानते हो? टिड्डा, यस सर। लो लोकस्ट बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में, LOCUST, लोकस्ट ही बोलते हो बेटा टिड्डे को, ठीक है ना? यस तो सर। ये क्या कर देता है, सबसे ज्यादा तो ये टिड्डा ही आपका पैदावार को कम कर देता है कॉटन की, समझ पा रहे हो क्या? तो हमने क्या किया कॉटन के प्लांट के साथ में, देखो बेटा, ये कॉटन का प्लांट है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये रहा भाई कॉटन का प्लांट, ठीक है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, क्या तो बेटा जो इस पे इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं उनके लिए हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, सॉरी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें, मतलब दवा का छिड़काव करें जो इंसेक्ट्स को खत्म कर दे, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, बड़ी महंगी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हम बोले देखो एक बार ही तुम महंगा प्लांट खरीद लो और बल्ले बल्ले रहेगी पूरी जिंदगी, तुम्हारे प्लांट पर अटैक नहीं होगा। तो क्या किया हमने, बेटा एक बैक्टीरिया होता है, कौन होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरियो, और बाबा रे बाबा, एक होता है बैक्टीरिया, ये क्या हो रहा है भाई? बैक्टीरिया, बड़े बैक्टीरिया का नाम याद करो बेटा, बेसिलस थुरनजेनिसिस, बेसिलस थुरेंजेनेसिस। थुरनजेनिसिस। हाँ बेटा, अभी स्पेलिंग तो मैं वहां से लिखवा दूंगा, लेकिन बेसिलस थुरनजेनिसिस ही प्रोनाउंस होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अच्छा, इसके अंदर बेटा, इसके प्लाज्मिड के अंदर एक जीन पाई जाती है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, जिस जीन का नाम होता है बेटा कराई जीन, क्या नाम होता है? ट्राइजीन। इस कराई बेटा जीन है तो प्रोटीन बनाएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? ये यस सर। प्रोटीन बनाती है, जो प्रोटीन होता है वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, कैसा प्रोटीन होता है? इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइड। साइडल का मतलब होता है मारना, समझ पा रहे हो क्या? तो अगर इंसेक्ट उस प्रोटीन को खा ले तो इंसेक्ट के क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? क्यों हो जाती है? यस सर। क्योंकि जो प्रोटीन होता है, जैसे ही एल्कलाइन पीएच आएगी, कैसी पीएच आएगी बेटा? एल्कलाइन एल्कलाइन पीएच, पीएच। एल्कलाइन पीएच मतलब बेसिक मीडियम, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? तो ये प्रोटीन क्या हो जाता है बेटा, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना बेटा? ठीक है, और जो बैक्टीरिया का, हाँ सॉरी, जो इंसेक्ट का गट होता है, गट मतलब जिसमें से वो खाना लेके जाते हैं नीचे पेट के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? उसकी पीएच बेटा एल्कलाइन होती है, कैसी होती है बेटा? एल्कलाइन, ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही खाना वो इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाएंगे तो बेटा उनके गट की जो पीएच है वो एल्कलाइन है, तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? तो ये यस एक्टिवेट सर। होने के बाद में करता है, ये बेटा पोर्स क्रिएट कर देता है, पोर्स क्रिएट इन दी गट, गट के अंदर क्या क्रिएट कर देता है, गड्ढे क्रिएट कर देता है, छेद क्रिएट कर देता है, समझ पा रहे हो क्या? फिर वहां पे क्या होता है बेटा, वाटर भर जाता है उन गड्ढों के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? इन द पोर्स, तो उन पोर्स के अंदर क्या भर जाता है, वाटर, देन जो इंसेक्ट हो जाता है, इंसेक्ट क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ रहे हो? तो होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, वो उसके अंदर एक जीन है, ठीक है, उसके पास में एक जीन है, कैसी जीन है, क्राइजीन है। ट्राइजीन। क्राइजीन का काम, क्राइजीन क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, जीन है तो प्रोटीन तो बनाएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो वो जीन क्या प्रोड्यूस करती है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। अगर इंसेक्ट उसको खा लेगा, उस प्रोटीन को या उस प्रोडक्ट को, प्रोटीन ही मान लो, उस प्रोटीन को खा लेगा, तो बेटा इंसेक्ट गट के अंदर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिनके अंदर पानी भर जाता है, देन बैक्टीरिया क्या, हाँ सॉरी, इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है, समझ पा रहे हो क्या? ये कहानी है। अब हमने क्या किया, अगर बेटा हम इंसेक्ट के अंदर ये जो क्राइजीन पाई जाती है, अगर मैं इसको प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दूं, तो बेटा ये क्राइजीन जैसे ही प्लांट के अंदर आप डाल दोगे विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशन, क्योंकि प्लांट के अंदर जब कोई भी जीन डालने हो किस हेल्प से डाल देते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशन से, समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
तो जैसे ही प्लांट के अंदर डाल दोगे तो बेटा जैसे ही क्राइजिन प्लांट के अंदर जाएगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो वो वहां पे भी प्लांट के अंदर भी एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी, बोलो है ना। यस सर। तो जैसे ही इंसेक्ट प्लांट पे अटैक करेगा तो उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जाएगा, क्या बोलो है ना। यस सर। समझ पा- तो धीरे धीरे वहां पे जितने बैक्टीरिया हो गए हल्का सा टेस्ट करेगा मर जाएगा, सॉरी जितने भी इंसेक्ट हो गए हल्का सा अटैक करेगा मर जाएगा तुरंत तुरंत। ठीक है ना बेटा, क्योंकि पैदावार तब ज्यादा खराब होती है जब सेम इंसेक्ट बार बार अटैक कर रहा हो। अब बेटा वो हल्का फुल्का खाएगा देन तुरंत मर जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। ये कहानी है, चलो बेटा। हम्म, पढ़े बेटा ये कहानी, चलो देखो बेटा। In addition to these uses, genetically modified has been used to create tailor-made plant to supply alternative resource to industries। ठीक है, तो बेटा ये तो हमने पढ़ लिया कि खेती में कैसे, खेती बाड़ी में कैसे यूज होता है ये जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, समझ पा रहे हो क्या। इसके अलावा टेलर मेड प्लांट, टेलर मेड मेड प्लांट जानते हो। हम्म? आर्टिफिशियली मेड प्लांट। अरे नहीं, मतलब स्पेसिफिकली आप किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कर रहे हो इंडस्ट्रीज की सप्लाई के लिए, समझ पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं टेलर मेड। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे बेटा शुगर कैन की इंडस्ट्रीज है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो हम अपने एरिया में जो एरिया है हमारा चारों तरफ वहां पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज की खेती होगी, शुगर केन की खेती होगी, समझ पा रहे हो क्या? तो यस हम ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन लेंगे जिससे हमारी पैदावार बढ़ जाए, जिसकी वजह से बेटा हम जो ये फैक्ट्रीज वगैरह हैं इनको इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है। यस सर। तो इसलिए वो कर रहा है इन एडिशन टू दीज यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज बीन used to create tailor made plant to supply alternative resource to industries in the form of स्टार्च भी भेज सकते हो बेटा इंडस्ट्रीज को, फ्यूल्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, एंड फार्मास्यूटिकल्स बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो दवाइयों में यूज होते हैं, समझ पा रहे हो। तो आपको स्पेसिफिकली वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि फार्मास्यूटिकल्स में यूज हो रहा होगा, समझ पा रहे हो। ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा स्टार्ट हुआ है बेटा, यहाँ से इसको बड़े ध्यान से समझना। अब तक तो बकैती चल रही थी इस चैप्टर में, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये वाली एप्लीकेशन पढ़ेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मतलब आपका पेस्ट मतलब उसके ऊपर कोई भी पेस्ट मतलब इंसेक्ट वगैरह अटैक नहीं करेगा, समझ पा रहे हो। विच कुल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। तो अगर बेटा आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लोगे तो पेस्टिसाइड का यूज कम हो जाएगा बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा। कोई दिक्कत। नो सर। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। तो बेटा जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या होता है, बीटी टॉक्सिन, समझ पा रहे हो क्या। इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need of insecticide। तो हमने क्या किया, जो बीटी टॉक्सिन की जीन थी उसको बेटा बैक्टीरिया से निकाल के क्लोन मतलब उसको ग्रो कराया गया किसकी हेल्प से, पीसीआर की हेल्प से, देन उसको प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दिया गया जिसकी वजह से प्लांट ही आपका बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, समझ पा रहे हो क्या। जिसकी यस। वजह से जो इंसेक्टिसाइड्स की जो नीड थी वो कम हो गई, समझ पा रहे हो क्या। बोलो। यस सर। इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड, इसको बोलते हैं बेटा बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड मतलब क्योंकि आपने कोई केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह तो यूज नहीं कर रहे हो आप उस प्लांट के अंदर, समझ पा रहे हो क्या। आपने उस प्लांट के अंदर ही ऐसा मटेरियल डाल दिया है जिसकी वजह से उसको इंसेक्टिसाइड या पेस्ट इंसेक्ट अब अटैक नहीं कर रहे हैं, तो बेटा उस प्लांट के अंदर ही वो मटेरियल है। तो बेटा ऐसे ही कोई भी प्लांट को क्रिएट करना इसको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड, समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि आप उसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। यस सर। समझ, क्योंकि उसके अंदर ही वो जीन है कि वो उन इंसेक्ट वगैरह को खत्म कर सके, समझ पा रहे हो क्या। देखो पेस्टिसाइड का काम क्या होता है,
कि इंसेक्ट वगैरह है, जितने भी पेस्ट पेस्ट मतलब जितने भी आलतू फालतू के वहाँ पे जो इंसेक्ट की पैदा सॉरी प्लांट की पैदावार को कम करते हैं उनको खत्म करना, ये काम होता है बेटा पेस्टिसाइड का। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब प्लांट के अंदर ही बेटा ऐसा मटेरियल डाल दिया आपने जो कि पेस्ट को अटैक नहीं करने दे रहा है। पेस्ट मतलब जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में पेस्ट ही बोल देते हैं। समझ पा रहे हो क्या? तो यस। अगर जी प्लांट के अंदर ही एक ऐसा मटेरियल डाल दे जिसकी वजह से उस पर पेस्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, तो बेटा किसके अंदर डाल रखा है? प्लांट। प्लांट लिविंग है नॉन लिविंग है? लिविंग है। तो बेटा इसलिए उसको बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एग्जाम्पल आर बेटा एग्जाम्पल रट लेना। किस किस के अंदर किया गया है? बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो ये जीन जो बीटी टॉक्सिन वाली जीन है किस किस के अंदर इंसर्ट करी गई? कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, सोयाबीन। समझ पा रहे हो क्या? यस। चलो अब पढ़ते हैं बीटी कॉटन। अब देखो बेटा बीटी कॉटन में क्या था। सम स्टेन ऑफ बैसिलस thuringiensis, मतलब ऐसे सारे बैक्टीरिया नहीं, बैसिलस thuringiensis में कुछ बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के अंदर, इसलिए सम स्टेन लिखा है। सुन पा रहे हो? प्रोड्यूस प्रोटीन that kill certain insects such as lepidopterans। बेटा ये याद कर लेना कॉम्पिटिशन के लिए। लेपिडोप्टेरेंस के अंदर आते बेटा टोबैको, बर्डवॉर्म और आर्मी वॉर्म। दो इंसेक्ट होते हैं, एक होता है बेटा टोबैको बर्डवॉर्म, एक होता है आर्मी वॉर्म। उनको कलेक्टिवली किसके अंदर रख रखा है हमने? लेपिडोप्टेरेंस के अंदर। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। दूसरा कोलियोप्टेरेंस के अंदर कौन आता है बेटा? बीटल्स। तो ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है लेपिडोप्टेरेंस को भी खत्म करती है, कोलियोप्टेरेंस को भी खत्म करती है। समझ पा रहे हो क्या? तीसरा डायप्टेरेंस को भी खत्म करती है, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हो गए? क्या सर? नींद आ गई? नो नींद आ गई सर। क्या बेटा? नो सर। क्या हो गया? तुमने बेटा अभी अभी खाना खाया है? यस सर, कुछ देर पहले और ही, क्लास के क्या पहले। हो गया? क्लास के पहले खाया था। हाँ तो बेटा वो खाना असर करता है ना थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में। यस। चलो क्या होता है बेटा, खाना खाते हो उससे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है लीवर के अंदर। तो जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो आपको नींद दिलाता है। अल्कोहल का भी प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का तो कम होता है लेकिन लैक्टिक एसिड का ज्यादा होता है। लैक्टिक यस। एसिड जानते हो? लैक्टिक एसिड वर्कआउट पीन के टाइम पे जो बिल्डअप होता है मसल्स के अंदर, मसल्स में। ठीक है ना। अब दही ज्यादा खा लो तो नींद आ जाती है, छाछ पी लो तो नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि बेटा छाछ और दही के अंदर ऑलरेडी लैक्टिक एसिड होता है। यस सर। चलो कोई नहीं बेटा, सांस ले लेते हैं हम भी। हम्म। भाई बायो तो मैं भगवान करे मैं कभी ना पढ़ा हूँ। बायो तो यार बड़ा बड़ा यार खून पीने वाला। बायो में बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है, समझाना बहुत कम होता है। यस सर। मुंह दुखने लगता है यार बायो बड़ा है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल कर रहे हैं, करते करते चुप तो रहते थोड़ा बहुत, सांस चढ़ जाता है वैसे। हम्म। ठंडी भी चली गई तो मजा ही चला गया लाइफ में। कौन चली गई बेटा? ठंडी। अरे ठंडी तो चले जाने दो, यहाँ पे ठंडी ने ऐसी तैसी कर दी थी। अब तो चलो ठीक है फिर भी थोड़ा। यहाँ पे तो ये कुछ एंटरटेनमेंट तो मिलता था ठंडी की वजह से। जनवरी में ही चला गया। क्या एंटरटेनमेंट मिल रहा था तुमको ठंडी में? मस्त कंबल में सोने का जो मजा होता था, रात में ओहो, सोने जाने का। बेटा हमारे यहाँ पे रहने लगो, हमारे यहाँ पे तो अभी भी कंबल रजाई चल रही है रात में तो बढ़िया। अभी हम लोग क्या अभी चल रहे हैं।
लेकिन पंखा एकदम फुल स्पीड पे चला के। ओहो। और पंखा तो बेटा हमारे यहाँ पे भी मार्च में चलेगा, मार्च के मिड में जाके। मार्च के मतलब फरवरी में तो खत्म ही हो जाता है पूरा ठंडी। नहीं बेटा, रात में तो बहुत ठंडी होती है फरवरी में हमारे यहाँ। पंखे तो अभी लेट चलेंगे, 1.5 2 महीने में। सर दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है, लोग बोलते हैं तो मतलब सेटल हो क्यों होना चाहता है सब कोई वहाँ? पैसा है ना बेटा। पैसा। पैसा, पैसा दिल्ली में ज्यादा है, हाँ। समझ। ऐसा नहीं है, अब तो सारे को पैसा होने लगा है, लेकिन पहले जो था ना, पहले बेटा मोस्टली कंपनीज के हब थे दिल्ली के अंदर, समझ रहे हो। यस। मोस्टली आपको इजली काम मिल जाता था, मोस्टली गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करती थी वो दिल्ली में ही करती थी पहले। यस सर। आए, जितनी पापा जॉब्स थी तो वो दिल्ली में। पापा तो बोलते हैं कि मतलब दिल्ली इतना बड़ा है कि वो हम्म, पोल्यूशन कुछ जगह पे है और कुछ जगह पे एकदम अलग ही जगह बन जाती है वो। हाँ ये बात तो है, लेकिन हम तो ऑल ओवरऑल सारे में ही फैल गए दिल्ली में। हम तो हम तो दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं, हमारे यहाँ तक आ रहा है बेटा। हम तो दिल्ली से यस। 70 80 किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारे यहाँ पे भी बहुत आ रहा है। यस। चलो, दिल्ली तो कहर मच गया बेटा, वहाँ पे बहुत सारी एमिशंस वाली चीजें निकलने लगी है, पोल्यूशन क्रिएटिंग फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा लग गई है वहाँ पे। यस। चलो, देखो बेटा, तो जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो किस किस के ऊपर अटैक करता है? लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डायोप्टेरेंस, सुन पा रहे हो? यस सर। लेपिडोप्टेरेंस में आएगा आपका टोबैको बर्डवॉर्म एंड आर्मी वॉर्म, दो इंसेक्ट आएंगे, सुन पा रहे हो क्या? ठीक है यस बेटा, सर। याद याद करने पड़ेंगे। कोलियोप्टेरेंस के अंदर आएंगे बेटा आपके बीटल्स, और डायोप्टेरेंस के अंदर आएंगे बेटा फ्लाइज एंड मॉस्किटो, सुन पा रहे हो क्या? यस सर। अब ये देखो बेटा, आराम से पढ़ाएंगे यार, सांस चढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है वरना। Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth। जब बेटा बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, जब वो ग्रोथ करता है तो अपनी लाइफ के एक पर्टिकुलर फेज आने के बाद में प्रोटीन के क्रिस्टल बनाना शुरू करता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस है ना? सर। These क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, उन क्रिस्टल के अंदर ही क्या होता है बेटा, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो कि इंसेक्ट को मारता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Why does this toxin not kill the bacillus? बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये टॉक्सिन बैसिलस को क्यों नहीं मारता। उसको मार दे, क्यों क्यों नहीं मारता? क्योंकि बेटा ये जो टॉक्सिन होता है ना, ये एक्टिवेट अपने आप को एल्कलाइन पीएच में करता है, समझ पा रहे हो? ठीक है। यस सर। और बैक्टीरिया के अंदर एल्कलाइन पीएच होती नहीं है, तो बेटा बैक्टीरिया को तो मारेगा नहीं, बोलो है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। एक्टिव कब होगा? जब बेटा उसको एल्कलाइन पीएच मिलेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, जैसे एक बार इंसेक्ट उसको खा लेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिन की, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। जिस किसकी वजह से बेटा? क्योंकि जो इंसेक्ट होता है उसका जो गट गट मतलब जहाँ से वो खाना लेके जा रहा होता है पेट के अंदर, जैसे हमारे में इसोफेगस वगैरह आता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो वो तो गट में जैसे होता है इंसेक्ट, इसोफेगस। हाँ बेटा, गट में इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन सब गट में आएगी, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर। तो जहाँ 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 से खाना पास कर रहा है हमारा, वो पूरा का पूरा गट ही होता है, समझ पा रहे हो क्या? तो यस जैसे सर। ही आप उसको प्रोटॉक्सिन को मतलब बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल है, जैसे ही उसको अल्कलाइन पीएच मिलेगी वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा। तो बेटा जो इंसेक्ट होता है उसके गट के अंदर अल्कलाइन पीएच होती है, तो वो उसके गट के अंदर खाते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या?
Yes, sir. तो जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिलेगी तो क्या होता है, विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल, जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिलेगी जो क्रिस्टल होते हैं वो सोल्यूबल फॉर्म में बन जाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? Yes, अब sir. जरा सुनो। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन था वो मिडगट के मतलब गट के बीच वाला जो हिस्सा होगा उसके साथ में कॉन्टेक्ट में आएंगे। एपिथेलियल सेल मतलब जो सबसे ऊपर वाली सेल होगी उसके साथ में कॉन्टेक्ट में आएंगे एंड क्रिएट पोर्स, उसके अंदर क्या क्रिएट कर देंगे, पोर्स। डेट कोज सेल स्वेलिंग, उसके अंदर पानी भरेगा जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। एंड लाइसिस, लाइसिस मतलब फिर वो टूट जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. एंड इवेंचुअली कोज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, जैसे ही उसके अंदर पोर्स होगा, पोर्स के अंदर सेल के अंदर पोर्स हो जाएंगे, उसमें बेटा स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि वहां पे पानी भर जाएगा जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, रप्चर मतलब लाइसिस मतलब फट जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. और इवेंचुअली जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अब सुनो। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, तो जो बीटी टॉक्सिन की जीन है वो कहाँ से आइसोलेट करनी है बेटा हमको, बैसिलस thuringiensis के अंदर से। समझ पा रहे हो? Yes, sir. एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द सेवरल क्रॉप, और उसको किसके अंदर डाल देंगे, प्लांट हो या क्रॉप के अंदर डाल देनी है, जैसे कॉटन के अंदर डाल दी थी हमने। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप, बेटा ये जो क्राई जीन होती है इसकी भी कई फॉर्म होती है, बहुत सारी फॉर्म होती है, तो वो भी क्रॉप पे डिपेंड करेगी कि आपको कौन से क्रॉप में डालनी है, तो उसके लिए अलग क्राई जीन होगी। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। Yes, sir. एंड द टारगेटेड पेस्ट, तो क्रॉप पे भी डिपेंड करेगी और कौन सा पेस्ट आपको मारना है उस पर भी डिपेंड करेगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes. एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा, जो मोस्टली बीटी टॉक्सिन होता है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो बेटा बीटी टॉक्सिन जो बना है उसकी सिर्फ एक ही फॉर्म होगी, बेटा कोई भी एक दवाई ले लो उसकी 1000 फॉर्म होती है। समझ पा रहे हो? हल्का हल्का Yes, sir. मॉडिफिकेशन से। समझ पा रहे हो? तो मान लो उसकी बीटी टॉक्सिन की मान लो 10 फॉर्म है। समझ पा रहे हो? 10 फॉर्म है। Yes, sir. तो बेटा इसलिए इसलिए यहाँ पे देखो अलग अलग इंसेक्ट को किल कर रही है, वो लेपिडोप्टेरन्स को भी किल कर रही है, कोलियोप्टेरेंस को भी मार रहे हैं, डायप्टेरेंस को भी मार रहा है। तो बेटा जो कोलियो लेपिडोप्टेरेंस को मारेगा उसके लिए कुछ क्राइजीन ही होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ नाइट्रोजनस बेस चेंज होंगे पहले वाले से या दूसरे वाले से, जो कि कोलियोप्टेरेंस को मार रही होगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो इसलिए उन्होंने बोला इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब अगर आपने एक प्रोटीन लिया है, मतलब एक आपने जीन लिया है जिससे वो प्रोटीन बना है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट को मारेगी, दूसरे को नहीं मारने की, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है Yes, जी। sir. द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन कराई फर्स्ट एसी, बेटा नाम याद रखना, कराई फर्स्ट एसी नेम्ड एज कराई, उसको कैसे भी लिख सकते हो आप, कराई भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो? एक सेकंड Yes, sir. बेटा, आवाज जाने दो, आवाज जाने दो। तो बेटा कराई की एक फॉर्म होती है कराई जीन की, डेट इज कराई फर्स्ट एसी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. These are a number of them. For example, the protein encoded by the gene cry1st AC and cry2nd AB control cotton bollworm। जो बेटा ये दो जीन है कराई की फॉर्म है, कराई जीन की, एक तो है कराई फर्स्ट एसी, दूसरे कराई सेकंड एबी। ये किसको कंट्रोल करते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करती है। एक इंसेक्ट होता है कॉटन बॉलवॉर्म, उसको कंट्रोल करती है। समझ पा रहे हो? ठीक Yes, sir. है, तो कराई फर्स्ट एबी कंट्रोल करते हैं बेटा कौन बोलर को। समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब याद करोगे बेटा, कॉटन बॉलवॉर्म देखो, कॉटन बॉलवॉर्म, इसके अंदर बेटा एल ऐसे आ रहा ना जैसे सेकंड बन रहा हो। समझ पा रहे हो? Yes, sir. बोलो है। तो बेटा इतनी तो बात क्लियर है कि भाई कराई जीन मारेगी। अब कराई जीन की कई फॉर्म होती है, यहाँ पे सेकंड बन रहा है तो यहाँ पे सेकंड लगा दो। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. सेकंड के साथ ही ए भी लगा दो। फर्स्ट वाला ए तो बेटा सब में कॉमन है। समझ पा रहे हो क्या? कराई फर्स्ट ए भी, कराई सेकंड ए भी, कराई फर्स्ट ए भी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, तो sir. क्योंकि बॉल वॉर्म के अंदर दो डंडे बन रहे हैं तो यहाँ पे भी दो डंडे आने चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? दूसरा है Yes, sir. कराई फर्स्ट ए,
इसको याद कर लेना, ये तो मैंने ट्रिक्स बता दी, थोड़ी सी याद रख लेना, ठीक है ना। यस सर। एंड कराई फर्स्ट ए बी यूज होता है, कंट्रोल करता है कौन बोलर को, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चलो जी देखो बेटा, ये ऐसे कॉटन का प्लांट होता है, जैसे उसको इंसेक्ट किल कर देते हैं उसके देखो ऐसे बना देते हैं, समझ पा रहे हो क्या? जो कॉटन ऐसी लगनी थी वो ऐसी बन जाती है, कॉटन का पैदावार फिर ऐसी बन जाती है, कॉटन की पैदावार ही खत्म हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है ना। यस सर। सर आज इंसुलिन तक पहुंच जाएंगे? लग तो नहीं रहा बेटा मेरे को। यस सर। मैं तो थक गया हूँ यार। यस सर। ये तो खत्म हो गया है, अब इंसुलिन भी पढ़ना पड़ेंगे। आधे घंटे में इंसुलिन खत्म हो जाए बच्चा। सर आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? यूट्यूब। यूट्यूब में क्या? यूट्यूब में जैसा अभी 4 बजे से 5:30 अप्रोक्स 6 बजे तक मैंने जिम किया है, ठीक है ना, तो गाने सुन लिए और या एंटरटेनमेंट। यार कुछ बचा नहीं है जिंदगी में, जहाँ पे पहुंचना चाह रहे हैं अभी वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यस। आप लाइफ में एक ऐसी फेज आती है, लाइफ ऐसा लगता है कि रुक गई एकदम। सेम हियर सर, सेम हियर। 10th के बाद तो क्या ही अरे बेटा अभी चेंज। तो कुछ नहीं है, अभी तो तुम 12वीं में ही तो हो यार, अभी तो तुम बालक हो। अभी देखना 12th के बाद कितने झमेले स्टार्ट होंगे लाइफ में साले। तो कैसे झमेले स्टार्ट होते हैं? बेटा वही होता है कि आप प्रिपरेशन करोगे, चलो आपको कॉलेज मिल भी जाएगा, फिर कॉलेज के 100 पचकानी हरकत होती है, फिर जहाँ पे कॉलेज मिला होता है फिर आपको पसंद ना आए, फिर आपको सोचे यार थोड़ा अपग्रेडेशन करेंगे, फिर उसके लिए दोबारा मेहनत करोगे आप। क्या होता है ना बेटा, सरकारी कॉलेज, एवरी कॉलेज इज नॉट द बेस्ट कॉलेज, हाँ ठीक है यार, सबकी डिग्री तो एक ही होती है, लेकिन अब लोग सरवाइव कर लेते हैं यार, मेरे से नहीं हो पाता सरवाइव, ठीक है ना। यस सर। अब लोग क्या होते हैं, लोग मोस्टली लोग को यार कॉलेज लाइफ ही जीनी होती है, ठीक है, उनको एक बाइक दिला देते हैं उनके पापा, 70-80 हज़ार की, 1 लाख रुपए की, वो पीछे बिठा के एक लड़की को घुमा रहे होता है, अरे क्या ही है यार, कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। यस सर। हाँ, तो जब 23, 24, 25 साल की उम्र की तरफ आने लगता है ना, अभी मेरी उम्र है 23.5 साल है मेरी, तो ये जो 23, 24, 25 साल का जो फेस है ना यार, भाई इसमें यस सर। दिमाग बड़ा घूमता है, इसमें पैसा भी कमाना होता है, जिंदगी भी सेटल करनी होती है, सब करना होता है। अनलेस चलो, पेरेंट्स ने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं कॉलेज में ही। सही बात है भाई। देखो, जिसके पेरेंट्स को मतलब भाई जिनके पेरेंट्स के पास में पैसा है ना अंधा, भाई अल्टीमेट लाइफ उन्हीं के बच्चों की यार, ठीक है ना, यस सर। अल्टीमेट लाइफ उन्हीं की, ठीक है ना। भाई कुछ करे ना करे डिग्री तो वो ले ही लेंगे, ठीक है ना, और उनके माँ बाप इतने ज्यादा पहुंचे होते, देखो यार मेरे बुआ का लड़का है, ठीक है ना, मेरी बुआ का बहुत ज्यादा वेल स्टेब्लिश घर है, ठीक है ना, अपना तो कुछ नहीं है भाई, अपना तो खेती बाड़ी है, तो मेरी बुआ के लड़के, मेरे आज भी ध्यान है, 2016 में वो पास आउट हुआ था, शायद 16 या 15 का पास आउट है, हाँ 16 का पास आउट है। उसने 3 साल तक लगातार कोचिंग की थी नीट में, नीट 4 तक की थी आकाश में, उसके यस। 99 मार्क्स आए थे मैक्सिमम, ठीक है ना, कितने आए थे? 99। 99। ठीक। और एमबीबीएस में तो उसका हो नहीं पाया था 99 पे, लेकिन बीडीएस ने उसको प्राइवेट में दिला दिया था, 65 लाख की डोनेशन दी थी बीडीएस में भी, ठीक है ना, शारदा यूनिवर्सिटी में। एक मिनट सर, नीट में कि हम्म, उसमें सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम?
नहीं, सीबीएसई बोर्ड से नहीं, उसका तो आईसीएसई बोर्ड था। फिर नीट की तैयारी कर रहा था ना वो 2016 से, ठीक है ना। यस सर। तो 2019 में जब उनको लगा भाई मैक्सिमम बन चुके हैं 99, अब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो यस सर। उसको बीडीएस में एडमिशन दिला दिया था बेटा, शारदा यूनिवर्सिटी में। शारदा यूनिवर्सिटी की बीडीएस बहुत ज़्यादा मायने वाली बीडीएस होती है, नोएडा में है ये बेटा यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे 60-65 लाख रुपए डोनेशन दे दी थी। क्या ही दिक्कत है लाइफ में। अब बेटा मेरे मैक्सिमम नीट में उस टाइम पे 623 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है ना, सिक्स यस ट्वेंटी सर। थ्री मार्क्स साला 99 मार्क्स वाला भी हमको आज के टाइम पे कितनी मतलब बात सुनाता है, ठीक है ना। यस सर। ये जमाना है बेटा, है ना। जिस यस। इंसान के 99 मार्क्स आए थे वो भी हमको बात सुनाता है आज के टाइम पे। क्या यस। करे भाई, ठीक है ना। चलो भाई, कोई बात नहीं। अब तो पीजी में लटका, पीजी क्या, 5 साल की बीडीएस थी, 5 साल की बीडीएस हुई नहीं है क्योंकि फेल हो गया था। पूरा ईयर बैग लग रखे है, दो दो भाई साहब फेल हो रखे हैं, फिर भी हमको बात बता रहे हैं, क्या करे भाई। जमाना है भाई, सुननी पड़ेगी, चलो यही है बेटा। अब घर वालों के पास में पैसा है, हमारे घर वालों के पप्पा मार मार के दही तोड़ देते हैं हमारी। यस सर। बस, तो चलो पहले ये कितना पैसा मिलता है ये गोल्ड मेडलिस्ट पे? गोल्ड मेडलिस्ट का बेटा मिल जाता होगा मेरे हिसाब से 30-40 लाख रुपए तो मिल जाते होंगे, 10 तो मिल ही जाते होंगे कट पिट के, क्योंकि बेटा प्रोफेसर भी तो बैठे होते हैं मांगने के लिए कि भाई दे तो इधर भी। वो हाँ बेटा हर एक क्योंकि में। सर, हाँ, गोल्ड मेडल 10 लाख तो बेटा मिल ही जाते होंगे यार, 10 तो बच ही जाएंगे लास्ट में कट पिट के। क्योंकि सर एक्चुअल वो में नहीं चैट बचते। जीपीटी बोल रहा है कि हम्म, मतलब वो वैल्यू तो बताया ही नहीं है प्राइज मनी का, लेकिन हम्म, वो एक प्रोफेसर है आइजर में जो 5,000 रुपए हम्म। देते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट को। यस। नहीं बेटा वो प्रोफेसर क्या करता होगा, जिसको मिलता होगा सारा लपेट लेता होगा और फिर बोलता होगा लो बेटा 5,000 रुपये मेरी तरफ से कन्यादान तुम्हारा। सही है यस। बेटा। अरे बेटा तुम देखना, अभी तुम जाना कॉलेज में, जब तुम कॉलेज में एंटर करोगे ना भाई, बहुत सियासत है, बहुत राजनीति होती है कॉलेजों में, तुम्हारी टांग खींचने के लिए, तुमको गिराने के लिए लोग बाग बिठे होते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली हॉस्टल वगैरह में रहूंगा ही नहीं। नहीं, हाँ हॉस्टल में तो मत ही रहो बेटा, हॉस्टल लाइफ तो मैं कभी आज तक नहीं जी अपनी लाइफ में, मैं कभी हॉस्टल में रहा ही नहीं, अनटिल और अनलेस अगर तुम एम्स में ना हो। एम्स का हॉस्टल यस सर। जीने लायक होता है बेटा, ठीक है। चलो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब बेटा इंसुलिन बनाना है, 20 मिनट है, इसको पढ़ा देंगे। देखो इंसुलिन बनाने के लिए ना बड़ी मजेदार कहानी है। तो एक वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स वाला। हाँ हाँ, उसको उसको बेटा कल पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, यस क्योंकि सर। उससे मिलता जुलता टॉपिक जो अभी पढ़ा है तो ये अभी काम आ जाएगा तुमको। यस सर। देखो क्या होता है बेटा, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उनको डायबिटीज मिलीटस हो जाती है, मतलब जिसके अंदर उनके यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है, सुन पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है बेटा, इंसुलिन के रेगुलर इंजेक्शन उनको दिलवाने पड़ते हैं, समझ पा रहे हो। अब इंसुलिन के रेगुलर इंजेक्शन दिलवाएंगे तो इंसुलिन भी तो बनाना पड़ेगा कहीं से, तभी तो इंजेक्शन में आएगा, बोलो है ना, समझ रहे यस हो। सर। तो ये काम किया बेटा, एक कंपनी है एली लिली। एली लिली ने ये काम किया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया। कैसे बनाया, ध्यान से देखो बेटा। हमारे अंदर इंसुलिन की जीन तो होगी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। उन्होंने क्या किया, इंसुलिन की जीन को बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, समझ पा रहे हो। यस सर। तो वो बैक्टीरिया इंसुलिन क्रिएट करना शुरू कर दिया, लेकिन बेटा इंसुलिन बनाने में एक बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत थी कि जो इंसुलिन की जीन होता है, जो इंसुलिन होता है उसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मतलब 3 प्रोटीन की चेन होती है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो बेटा हर एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, जनरली तो जिंदगी में, मतलब नॉर्मली एक पॉलीपेप्टाइड को एक ही जीन बनाएगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो मतलब मैं
लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है, मैच्योर इंसुलिन, ये तो बेटा इनमैच्योर इंसुलिन होता है, या इनएक्टिव इंसुलिन बोल लो, समझ पा रहे हो? यस सर। इनएक्टिव इंसुलिन के अंदर बेटा 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, समझ पा रहे हो? लेकिन जो एक्टिव इंसुलिन है, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। जो एक्टिव इंसुलिन होता है उसके अंदर बेटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है सिर्फ, समझ पा रहे हो? 2 यस सर। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, समझ पा रहे हो? तो बेटा क्योंकि हमको तो एक्टिव इंसुलिन बनाना है, हमको इमेज देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन सीक्रेट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, देन वो अपना काम करना शुरू कर देगा, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अब बेटा एक बात बताओ, जिसको डायबिटीज है उसके अंदर तो बेटा हम एक्टिव इंसुलिन नहीं डालेंगे ताकि वो तुरंत जाके अपना काम करना शुरू करे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। समझ रहे हो? तो इसलिए बेटा हमको सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाएंगे। जो इनएक्टिव इंसुलिन होता है उसके अंदर बेटा देखो, यहाँ पे दिखा दूंगा, यहाँ पे यही है रही, 3 चेन होती है। एक तो बेटा ये नीले कलर में दिखा रखी है ए पॉलीपेप्टाइड चेन, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। एक चेन ये होती है बी पॉलीपेप्टाइड चेन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एक ये होती है सी पॉलीपेप्टाइड चेन, समझ पा रहे हो क्या? ये तीनों चेन एक जगह जुड़ी रहती है। प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव इंसुलिन है। जैसे ही इसके अंदर से बेटा सी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाला ग्रे वाला पार्ट हट जाता है, तो बेटा ये जो इंसुलिन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? तो हमको तो बेटा एक्टिव इंसुलिन बनाना है, तो सिर्फ हमको ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है, कहानी खत्म, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो हम करते क्या है, हम 2 बैक्टीरिया लेते हैं। एक बैक्टीरिया के अंदर वो वाली जीन डालेंगे जो कि ए पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया के अंदर वो जीन डालेंगे जो बी पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि ये भी यस सर। प्रोटीन बना रहा है, ये भी प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। जब बेटा दोनों चेन बन के आ जाएगी, उनके बीच में आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्डिंग बना देंगे, मतलब कोई मशीन वगैरह यूज करते होंगे जिससे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देगा उनके बीच में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो बेटा ये है इंसुलिन बनाने की कहानी। ये काम किया बेटा एली लिली एक कंपनी है, उन्होंने। बेटा जो इंसुलिन होता था पहले, जब ये बायोटेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था, तो जो इंसुलिन है वो हम स्लोटर्ड पिग से निकालते थे, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन उसकी यस वजह से सर। बेटा हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होने लगी थी, जिसकी वजह से बेटा हमने वो निकाह वहां से लेना बंद कर दिया था। फिर हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया था, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चले। यस अरे बाबा रुको बेटा एक सेकेंड। सर। मैं एक फोटो भेज रहा आपको। भेजो बेटा भेजो। किसकी फोटो है, दिखाओ बेटा हमको। खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो यार। ये सर मेरा ये डायग्राम इस पे ऐसा प्रिंट हुआ है। उल्टा बन रखा है इसमें। नहीं कोई सर, बात वो नहीं बेटा। पता नहीं, टेक्स्ट जो है वो हाँ उल्टी। हिला सा हुआ है। हाँ हाँ अच्छा, मेरे को लगा ये ब्लर आपने फोटो खींचा है। नहीं नहीं, वो ये ऐसे ही दिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, पैसे खत्म हो गए होंगे एनसीईआरटी वालों के पास उस टाइम पे। चलो। हाँ बेटा, गवर्नमेंट है, भगवान का शुक्र है, बहुत बड़ा शुक्र है कि बीएसएनएल चल रहा है बेटा, 1 महीने से उस दिन से मैं आया हूँ, है ना? यस। वरना बेटा इसके चक्कर में तो जब तुम्हारी क्लास नहीं होती ना दिवाली की, बहुत क्लास मिस हो गई थी, तो तुम बोले सर पढ़ाओगे भी या नहीं पढ़ाओगे? यस। तो बेटा इसके चक्कर में बहुत चक्कर काटे थे। तो तब से इतने कान ऐंठ के आया था उनके बीएसएनएल वालों के, तब से ये दिक्कत समाप्त हुई थी। चलो। सर मेरे को भी तो कान ही नहीं ऐंठने पड़ेंगे उनकी। हाँ बेटा, मैंने तो अपने एरिया में करवा लिया है कि मैं तो नई लाइन डलवा दी थी, वो 10 फुट नीचे से डलवाई थी वो लाइन। क्या करे बेटा, बीएसएनएल के चक्कर में हम साला ऑप्टिकल फाइबर स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। चलो। गवर्नमेंट ने एक चीज तो सिखा दिया, अगर तुम्हारे घर का फाइबर कभी टूट उड़ जाए, वो मशीन सी मेरे को दे देना, मैं जोड़ दूंगा, लिटरली जोड़ दूंगा। चलो। साढ़े दिन देख लेंगे बेटा ये भी। क्या दिक्कत आ रही है? चलो जी देखो बेटा,
मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट onset डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। तो बेटा जिनको डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको टाइम टू टाइम इंसुलिन लेना चाहिए और लेना पड़ता है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? ये बेटा टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये आपको नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। Yes. If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal। तो बेटा आप जो इंसुलिन है वो दूसरे एनिमल से भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, Would sir. the insulin isolated from the other animal be just as effective as that secreted by the human body itself? क्या उतना ही इफेक्टिव होगा? पता नहीं बेटा, होगा नहीं होगा। And नहीं would होगा। it not elicit and it not elicit an immune response? Immune response क्या होता है बेटा? जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस Yes, sir. जाता है, मतलब बाहर का कोई सब्सटेंस जाता है, तो हमारी बॉडी उसको किल करना शुरू कर देती है। समझ पा रहे हो क्या? तो नहीं जाहिर सी मतलब बात वो है, तो पहले चेक करती है ना, हम बेटा चेक हार्मफुल वो है तो कि नहीं। वो नहीं बेटा, हार्मफुल हो या ना हो, ठीक है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप कुछ है, मेरे को खुद नहीं पता आज तक मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना। मान लो यस मेरा ब्लड ग्रुप ए है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं यस सर। अपना किससे बी ब्लड ग्रुप ले लूँ, ठीक है ना, तो बी ब्लड ग्रुप क्या ही मेरे को हार्म कर लेगा। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। लेकिन मेरी बॉडी उसको कैसे लेगा? क्लॉट एज ए बना फॉरन, देते हैं ना शायद। क्लोट बना देगा, एज ए फॉरन सब्सटेंस लेगा। समझ पा रहे हो? क्यों लेगा? क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है बेटा, वो मैं तुमको उसमें बताऊंगा, क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक्स में, ठीक है ना। तो बेटा है तो ब्लड ही वो भी दिखने में तो, लेकिन जो बॉडी होगी लेकिन उसको बाहर का सब्सटेंस लेगी। मान लो बेटा किसी को किडनी फेलियर हो जाता है, समझ पा रहे हो? यस सर। उसको बाहर से किडनी दिलवानी है। अब ऐसे थोड़ा ना कि किडनी किसी भी पर्सन की उठा के डाल दोगे, है तो किडनी, लेकिन वो यस बॉडी सर। उसको फॉरन सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेटा जो हम इंसुलिन डालेंगे या दूसरे एनिमल के डालेंगे तो हमारी बॉडी उसको फॉरन सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगी, तो कुछ ना कुछ इम्यून रिस्पॉन्स तो दिखाएगी। समझ पा रहे हो क्या? इन यस डाउट। सर। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। इमेजिन करो अगर बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन बनाना शुरू कर दे, तो समझ पा रहे हो क्या? वही तो बना है। हाँ वही बना रहा है बेटा। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, यू कैन easily grow a large quantity of bacteria and make as much insulin as you need। समझ पा रहे हो? यस सर। लार्ज क्वांटिटी में बैक्टीरिया को के अंदर जीन डाल के, मतलब उनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के बैक्टीरिया को ग्रो करा दो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, मतलब बायोरिएक्टर के अंदर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not। नहीं बेटा, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। यस सर। चले, यस सर। insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs। तो पहले किससे निकाला जाता था? slaughtered cattle और pig से। समझ पा रहे हो क्या? Insulin from an animal source though cause some patient to develop allergy or other type of reaction to the foreign protein। समझ पा रहे हो क्या? तो कुछ पेशेंट के अंदर क्या देखी गई? एलर्जी वगैरह के सिम्टम देखे गए, जो कि हम स्लोटर्ड पिग्स या स्लोटर्ड कैटल से जो इंसुलिन निकालते थे, जब हमने पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया तो बेटा उनके अंदर एलर्जी वगैरह के सिम्टम देखे गए। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए और चेन बी बेटा सिर्फ एक्टिव में मिलेगी, इनएक्टिव में आपको चेन सी भी मिलेगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। डेट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। उनके बीच में बेटा दो सल्फर के बॉन्ड होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? इनको डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना, एक्टिव यस सर। इंसुलिन के अंदर। इन mammals including humans, insulin is synthesized as pro hormone। प्रो hormone मतलब इनएक्टिव हार्मोन। समझ पा रहे हो क्या? जिसके सामने प्रो मतलब प्रो लग जाए तो प्रो मतलब इनएक्टिव है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लाइक pro enzyme, the pro hormone also need to be processed before it is fully mature। तो बेटा जैसे हमने आरएनए को मैच्योर किया था, प्रोसेस होन ताकि वो एमआरएनए बन जाए, एचएनआरएनए को बेटा प्रोसेस किया था ना, कैपिंग टेलिंग अगर याद हो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसी तरह जो इंसुलिन होता है वो प्रो एंजाइम की फॉर्म में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है। उसको एक्टिव बनाने के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक है। सर। इट बिकम फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। उसमें क्या होता है?
जो प्रो हार्मोन होता है, मतलब जो इनएक्टिव इंसुलिन है, विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड सी पेप्टाइड। तो बेटा जो आपका इनएक्टिव इंसुलिन है उसके अंदर एक एडिशनल चेन और होती है, दैट्स कॉल्ड सी पॉलीपेप्टाइड चेन या सी पेप्टाइड चेन। समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा। यस सर। तो इस सी पेप्टाइड चेन को हटानी पड़ेगी, देन आपका जो इंसुलिन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। This C-peptide chain is not present in the mature insulin and is removed during maturation into the insulin। तो जब इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आएगा, उसके अंदर से सी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या हो जाती है, हट जाती है। कोई दिक्कत? नो सर। सर हाँ, बोलो मैं बेटा। मम्मी से बिस्किट मांग लूँ? हाँ बेटा, बिस्किट मांगो। यस सर। मम्मा, मम्मा, मम्मी बिस्किट। जाओ ले आओ। बिस्किट नहीं है, मोटू खा गया। हु इज मोटू? भैया। कोई बात नहीं बेटा, तुम नमकीन मांग लो बेटा। यस। चलो, अब जरा देखो बेटा, जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा, द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए, आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मैच्योर फॉर्म। अब बेटा जो मेन चैलेंज था, आपको जो बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोड्यूस कराना है, उनसे बेटा हमको मैच्योर फॉर्म में निकालना है इंसुलिन। अब मैच्योर फॉर्म में कैसे निकाले, उसका एक ही तरीका था कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक ए पॉलीपेप्टाइड चैन बनाओ, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बी पॉलीपेप्टाइड चैन बनाओ, उनको बेटा निकालने के बाद में प्रोसेस करवा दो। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस, दो डीएनए सीक्वेंस बनाए बेटा उन्होंने। कोरस्पॉन्ड टू, एक डीएनए सीक्वेंस कोरस्पॉन्ड करता था ए पॉलीपेप्टाइड चैन को, एंड दूसरा कोरस्पॉन्ड करता था बी पॉलीपेप्टाइड चैन को। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। of human insulin and introduce them in plasmid of E. coli। किसके अंदर डाल देगा बेटा? ई कोलाई के अंदर। एक ई कोलाई के अंदर डाल देगा वो वाली जीन जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी, दूसरे ई कोलाई के अंदर वो जीन डाल दी गई जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। To produce insulin chain, chain A and chain B were produced separately, अलग अलग सेपरेट अलग अलग बैक्टीरिया से निकाली गई, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin। तो जब बेटा ए और बी चैन आपके पास आ जाएगी, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवा लेना प्रोसेस करा के, तो आपका जो मैच्योर इंसुलिन है वो डायरेक्ट तैयार हो जाएगा। इंजेक्शन की बोतल में भरो और बेच दो दुनिया में। ठीक है ना बेटा? यस सर। हो गया बेटा खत्म। फिजिक्स लेने की तो हिम्मत नहीं है बेटा, है? सर हम्म। सिलेबस। हाँ, सिलेबस किसका देखना है बताओ पहले। फिजिक्स। चलो बेटा, फिजिक्स का देखते हैं। हाँ, मेरे दोस्त लोग सब नीचे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब पुराने दोस्त, अब तो भैया बात ही नहीं हो रही कभी भी। क्या बात है, क्या बात है। इतना क्या साला हमको मास्टरी बनाए हैं? क्या क्या ये पढ़ा रहा है भाई? नीचे आएगा कुछ?
ये क्या था? कहाँ ये सब मिलेगा भाई क्या है? सिलेबस? जॉब रोल्स? पता नहीं बेटा। अब वो बोल रहा है इसको ही खोले, इसके बाद में होम खोले, ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 ऑन महाकुंभ मेला 2025। हाँ बेटा, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन कराना, जब तो इंडिया का बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। मोदी जी आ गए। रिजल्ट, ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर, इसमें है नहीं ना। सीबीएसई स्किल एक्सपो, बस यही है बेटा इसमें। ये साले सब इतनी मोटी फर्म बैठी है पैसे वाली, बच्चों को लूट लूट के पैसा कमा लिया इन्होंने सबने। यस। कुछ नहीं है, पढ़ाते लिखाते इनमें तो कितने कोई नहीं, जिनके फोटो आ रहे हैं ना सब मुंह कटवा कटवा के बैठे हैं, पूरे मजे आ रहे हैं। कहाँ है यार इनका? इसमें साइड में तो सीबीएसई में एनसीईआरटी ट्रेनिंग का कोमल फिल्म। ये कौन सी फिल्म दिखा रहे हैं बेटा? ये देख लो बेटा, कोमल फिल्म, स्कूल मैनुअल, सीसीटीवी, सीसीटीवी क्लिप, विद्यादान भी है बेटा। सीबीएसई रिजल्ट, सीबीएसई एफिलिएशन सीटेट, सहोदया, राजभाषा, माई गवर्नमेंट, टीचिंग एड कंपटीशन 2019 रिपोर्ट। भाई कहाँ है भाई सिलेबस? परीक्षा पे चर्चा 2025, ये कौन करा रहा है भाई? सर ये मिल गया मेरे को। मिला है क्या? भेज मतलब बेटा भेज। तरीका मिल गया कैसे करना है। कैसे करना है बताओ? यही बता दे हमको तो कोई भी। विजिट द सीबीएसई again, navigate the curriculum sector on the home page, locate the click on the curriculum tab। बताना बेटा, 1 मिनट एक्सप्लेन करते रहना। कोरिकुलम पे यस। पूछा, अब क्या बोल रहा है? नेविगेट द करिकुलम सेक्शन, फिर होम पे, ऑन द होम पेज लोकेट एंड क्लिक ऑन द curriculum tab. From the drop down menu select senior secondary हाँ हाँ curriculum, हाँ 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 select the academic year, choose the relevant, access हाँ। the physics syllabus, physics to रुको रुको download, रुको, चूज द select the academic year. एकेडमिक ईयर तो सेलेक्ट कर लिया हमने, 2024-25, अब सॉरी 25 यही है ना? 25-26, 24-25 है ना हमारा, हाँ ये कर लिया हमने। Yes. देन उसके बाद में उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी करिकुलम, हम्म उसके बाद सिलेक्ट द एकेडमिक ईयर लिखा है, फिर फिजिक्स, एक्सेस द फिजिक्स सिलेबस में इन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फाइंड एंड क्लिक फिजिक्स टू रुक जा, डाउनलोड। ये आगे तो कुछ और ही बता रहे। अच्छा यहाँ पे है क्या? देखना बेटा फिजिक्स कहाँ पे है इसमें। ये बॉटम राइट। अच्छा ये रही। हाँ ये क्या है भाई? ये रही बेटा, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो ये तो 11वीं है, 12वीं का है भाई। ये भी अजीब थर्मोडायनामिक्स। तरीके से वेबसाइट बनाए हैं। हाँ भाई मोदी जी हैं इनके। अच्छा चले, अरे 12वीं कहाँ है? ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, 16 नंबर की आएगी बेटा, ये कैपेसिटेंस के साथ। वो हमको किसका बता देखना? दिए सीधा सीधा। हाँ, अब जरा देखो यहाँ पे देखो, हमको किसका देखना था, वेव ऑप्टिक्स पे जाना है ना। यस सर। रे वेव, या रही, वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट द प्लेन सरफेस यूजिंग वेव फ्रंट, proof of laws of reflection reflection using Huygens principle,
इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फॉर फिल्म, लेकिन डेरिवेशन यूज नहीं करना है, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, डेरिवेशन नहीं आएगा, समझ पा रहे हो? Yes, sir. कोहेरेंट सोर्स एंड सस्टेन इंटरफेरेंस जो कि हमने पढ़ लिया। डिफ्रैक्शन हमको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का टॉपिक है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये भी पढ़ना है उसमें, ठीक है ना बेटा? तो अब Yes, तक sir. प्रूफ इस डिफ्रैक्शन में भी कोई प्रूफ नहीं है, डिफ्रैक्शन में तो पहले ही प्रूफ नहीं था, आज से पहले भी नहीं था, ठीक है ना बेटा? तो इस Yes, sir. चैप्टर में से कोई भी प्रूफ नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. क्या दिक्कत? No, sir. चलो जी। हाँ, अब बेटा कल मैं तुमको रिवाइज भी कराऊंगा, केमिस्ट्री का वो रिवीजन करेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? पहले सुबह लूंगा बेटा मैं फिजिक्स की क्लास, ठीक है ना? Yes, sir. 2 से ढाई घंटे अप्रोक्स की, ताकि मेरे न्यूमेरिकल खत्म हो जाए इंटरफेरेंस वगैरह के सारे, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है। परसों से बेटा मैं फिजिक्स का रिवीजन भी शुरू करा दूंगा, ठीक है ना? परसों से Yes, sir. एक एक चैप्टर करते रहेंगे, आधा एक एक जो भी होता रहेगा, और साथ के साथ में रिवीजन भी करते रहेंगे, ठीक है ना बेटा? ज्यादा लोड Yes, वाले sir. चैप्टर कुछ। चलो जी बेटा।